हाँ, हेलो। यहाँ पे जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई वी कैन नॉट सी एन इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं देख सकते। तो इसका अगर आंसर पूछा जाए, जो लड़का बीएससी पार्ट 2 पढ़ चुका है और थर्ड ईयर में है या एमएससी में है, जनरली वो ये क्वेश्चन इसका आंसर देता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो है ये डिसाइड करना है, ये समझना है कि जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये कितना छोटा है, क्या स्केल है, किसके के रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं ये छोटा है या बड़ा है। वी कैन नॉट सी, यहाँ पे हमने सी जो है एपोस्ट्रोफी में लिखा है, उसका कारण है एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। ये जो आंसर है, दिस इज द आंसर दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन यहाँ पे जो है एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, जो तुम क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो, you must know what is the scale of the small and big. तो यहाँ पे the question is how much small, किसके कंपैरिजन में आप स्मॉल कह रहे हैं। स्मॉल बिग ये जो है ये सारे रिलेटिव कंसेप्ट है। यहाँ पे जो है जब हम किसी चीज को स्मॉल कहते हैं बिग कहते हैं तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विथ सम अदर ऑब्जेक्ट। तो स्मॉल ये कितना है, सबसे पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो चीजें हम लोग देखते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, डेली टू डेली लाइफ में, वो हम कैसे देखते हैं। हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम लोग आसपास की चीजें कैसे देखते हैं। तो ये इसका भी जवाब तुम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। बेसिकली हम लोग जो चीजें देखते हैं दे आर ड्यू टू द फैक्ट कि जो लाइट है, चाहे वो फोटोन्स कहो, फोटोन पिक्चर में लो, पार्टिकल थ्योरी में लो या वेव थ्योरी में लो, ये जो फोटोन्स है, अभी हम फोटोन्स की ही बात कर रहे हैं, ये फोटोन्स जो है ऑब्जेक्ट पर आकर इंसिडेंट होते हैं। दे आर स्कैटर्ड, हम यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, हम स्कैटर्ड कह रहे हैं। दे आर स्कैटर्ड एंड दे आर रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। जो डिटेक्टर हमारा जो है आई है, हमारी आंख जो है वो डिटेक्टर है, एंड दैट फर्दर वो जो है प्रोसेस होकर इमेज बनाता है, हम लोग चीजों को देखते हैं। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ विजन। The basic mechanism is that the photons from a source are incident on the object, and they are scattered. स्कैटरिंग एक प्रोसेस है, स्कैटरिंग को कभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, एक्सरे जब पढ़ेंगे उसमें स्कैटरिंग का डिस्कशन होगा। दे आर स्कैटर्ड, these scattered photons these scattered photons are received by our eyes and we can see, और हम लोग जो है देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आंख में जो है कोई लाइट का सोर्स लगा हुआ है उससे हम देख रहे हैं। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म, इससे हम लोग देखते हैं। ये पहला जो है इस क्वेश्चन का जवाब है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो चीजें देख पाते हैं, कुछ चीजें हम लोग नहीं देख पाते। हम इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाते, प्रोटॉन नहीं देख पाते, एटम नहीं देख पाते, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि हाउ मच स्मॉल, ये स्मॉल बिग का कंसेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक क्वांटिटी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, जो तुम लोग पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स में। पूरा क्वांटम फिजिक्स जिस पर बेस्ड है, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट। टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन वी कंसिडर a fundamental quantity in quantum physics or in modern physics, which is the Planck constant.
प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, एच या एच बार से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, एच बार का एक अलग मतलब है। तो ये प्लांक कांस्टेंट जो है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -34 के ऑर्डर का होता है। 10 to the power -34 h, which has the value of the order of 10 to the power -34। 10 to the power -34 की अगर हम बात करें, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल। ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल है अगर हम कॉमन या डेली लाइफ के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है या जो पैरामीटर्स है उनको देखें। 10 to the power 34 इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा रीजन है जहां पर 10 टू द पावर -34 इज नॉट नेग्लिजिबल। वो रीजन कहां पर है, वो कौन सा एरिया है जहां पर हमारा 10 टू द पावर -34 नेग्लिजिबल नहीं है? वो जो है दैट इज द एटॉमिक वर्ल्ड, जहां पे हमारे पार्टिकल्स के जो मासेस होते हैं ये 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -32 kg के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स। This Planck constant, this Planck constant is negligible in the world that we can see in the daily life. इसको हम फिजिक्स के टर्म्स में कहें, this quantity is negligible in the world of classical physics। क्लासिकल फिजिक्स में जो है ये नेग्लिजिबल है। 10 टू द पावर -34 का मतलब वो जीरो ही है। अगर हम उन मासेस की बात करें जहां पर मासेस जो है ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, टन, मेगाटन, इस रेंज में है, in that situation 10 to the power -34 is nothing, it is zero। but in the region of atomic physics or the atomic world, where the masses are of the order of 10 to the power, हम पावर ऐसे लिख रहे हैं, -31 kg, h Planck constant is not negligible, it is not negligible। वहां पे इसका जो है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो स्मॉल और बिग तुम डिफाइन कर रहे हो, दिस मीन्स इन व्हिच रीजन यू आर वर्किंग। आप किस रीजन में हैं? क्या आप उस रीजन में हैं जहां पर प्लांक कांस्टेंट नेग्लिजिबल है, या आप उस रीजन में हैं जहां पर प्लांक कांस्टेंट नेग्लिजिबल नहीं है? तो जो तुम लोग जवाब देते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा होता है इसलिए नहीं दिखता है, इन दैट सिचुएशन the electron is in that region where Planck constant is not negligible। तो ये जो प्लांक कांस्टेंट होता है ये सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं है जिसको तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हो। इट इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन द वर्ल्ड दैट वी कैन सी एंड द वर्ल्ड दैट वी कैन नॉट सी। दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन है। द प्लांक कांस्टेंट serves as a boundary between the world that we can see and that we cannot see। इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन है। एटॉमिक वर्ल्ड को हम जो है ओपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। इवन जो माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे भी नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं। सो दिस इज द प्लांक कांस्टेंट, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक क्वांटिटी नहीं है कि E बराबर h न्यू कर दिया और जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। दिस इज अ बाउंड्री लाइन, दिस इज अ कंसेप्ट। तो ये जो वर्ल्ड जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो ये स्मॉल हम कह रहे हैं, दिस मीन्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल टू द प्लांक कांस्टेंट। दीज ऑब्जेक्ट्स हैव मास and their dimensions
that are not negligible in comparison to the Planck constant. So that is the smallness, that is the small world that we are describing. So the smallness means the dimensions or the masses that are not negligible, that are not negligible in comparison to the Planck constant. प्लांक कांस्टेंट के कंपैरिजन में जो है ये नेग्लिजिबल नहीं है, या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि प्लांक कांस्टेंट जो है इट इज कंपेरेबल टू द मासेस एंड डायमेंशंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी इस तरह के हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इनका जो फिजिक्स होता है, इनका जो मोशन होता है, इनका जो स्टडी होता है, दैट टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ क्वांटम फिजिक्स। That is the motion, that is the branch of modern physics. When these objects, जिसको हम so called small objects कहते हैं, are studied, they have a different formalism than the classical objects. Classical objects वो होते हैं जो अपने तुम चारों तरफ देखते हो, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्मॉलनेस। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा कि हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं देख सकते हैं, इसके पहले इसके जवाब में सबसे पहला स्टेप जो है, दैट स्टेप इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो हमने अपने शुरू के लेक्चर में बताया है। मॉडर्न फिजिक्स जो है दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसको मॉडर्न इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट ब्रिंग्स समथिंग न्यू देन द क्लासिकल फिजिक्स। न्यू क्या है भाई? इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स में तुम पार्टिकल को और वेव को अलग अलग पढ़ते हो। तुम वेव मोशन, वेव्स एंड ऑसिलेशंस का चैप्टर पढ़ते हो। पार्टिकल की बात करें, उसका मोशन अलग होता है, न्यूटन्स लॉ लगाते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया भर की चीजें लगाते हो। वेव्स में जब हम लोग जाते हैं, दे हैव ए डिफरेंट मोशन, दे हैव ए डिफरेंट फॉर्मेलिज्म, उनका मैथमेटिक्स भी डिफरेंट होता है। मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला स्टेप है, मॉडर्न फिजिक्स कंबाइंस द पार्टिकल एंड द वेव नेचर, जो कि क्लासिकल फिजिक्स में एक दूसरे के उल्टा है। द फर्स्ट कंसेप्ट दैट मॉडर्न फिजिक्स brings is that the particle and wave aspects that are different in the classical physics are treated simultaneously in modern physics. मॉडर्न फिजिक्स में इनको हम साइमल्टेनियसली ट्रीट करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में जब तुम वाइब्रेशन या वेव इन ए स्ट्रिंग पढ़ते हो, दैट इज ए वेव मोशन, तुम उसका इक्वेशन लिखते हो, एसएचएम का इक्वेशन लिखते हो एंड यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, और 50 तरह के केसेस डिस्कस करते हैं। पार्टिकल के केस में हम लोग लेते हैं कि एक पार्टिकल एम मास का है, इतनी स्पीड से चल रहा है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑल दीज थिंग्स दे आर ट्रीटेड बाय डिफरेंट फॉर्मेलिज्म्स, डिफरेंट मैथमेटिक्स। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का पहला स्टेप ये है कि इसने जो है, जो वेव थ्योरी है, जो वेव एस्पेक्ट है और पार्टिकल एस्पेक्ट, ये दोनों को लेके चल रहा है। And that is the concept of wave particle duality. The concept is enclosed, encapsulated in the de Broglie wave particle duality. इसमें ये कंसेप्ट जो है एनकैप्सुलेटेड है, या ये कंसेप्ट को बताता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये हम एज्यूम करते हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी या डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस तुम लोगों ने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ाया जाता है, बीएससी में भी पढ़ा है। तो इसमें कहा जाता है कि एक जो मूविंग पार्टिकल है, दैट मूविंग पार्टिकल इट इज
एसोसिएटेड विथ ए वेव जिसका वेवलेंथ जो है h अपॉन mv होता है, वेयर mv इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पे जो द वेवलेंथ the wavelength द वेव, इसको हम लोग मैटर वेवलेंथ या मैटर वेव कहते हैं। वेवलेंथ ऑफ द वेव associated or moving with a moving particle is, तो ये जो वेवलेंथ है दिस इज h अपॉन mv। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, mv जो है उसका मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हमारा m जो है केजी के ऑर्डर का है या ग्राम के ऑर्डर का है, मिलीग्राम के ऑर्डर का है, इन दैट केस द लैम्डा इज नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल करके तुम लोग देख सकते हो। तो ये लैम्डा है, दिस इज द वेव व्हिच इज मूविंग विथ ए मूविंग पार्टिकल। क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल है, वेव है तो वेव है। यहाँ पे दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका जब फॉर्मलिज्म पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कंसेप्ट आता है ग्रुप वेलोसिटी का। ये जो पार्टिकल के साथ मूव करने वाले वेव्स हैं, दीज वेव्स दे आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ ए वेव पैकेट। हम यहाँ पे वेव पैकेट का तुमको जो है डायग्राम दे रहे हैं, या वेव पैकेट वेव ग्रुप का जो है डायग्राम दे रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट वी विल सी हाउ डज ए प्रिंसिपल अराइज। ए मूविंग पार्टिकल is associated with a wave group or wave packet which is moving with the object। ये ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है उसके साथ ये मूव कर रहा है, वेव ग्रुप है ये। दिस इज सिमिलर टू मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो तुम लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट 1 में। तो ये एक वेव ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो, जो वेव है और पार्टिकल है दोनों एक साथ चल रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, वेव और पार्टिकल दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। पार्टिकल जो है ये लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट पे हम इसको लोकेट कर सकते हैं। हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स में हमारा पार्टिकल जो है वो t बराबर इतने पे, x बराबर इतने पे है, या y बराबर इतने पे है, या 2 डायमेंशनल प्लेन है तो x y कोऑर्डिनेट्स इतने हैं। अगर वो मूव कर रहा है तो t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे था, t बराबर 5 पे, x बराबर 10 पे है। यू कैन लोकेट द पार्टिकल एग्जैक्टली, तुम उसकी पोजीशन जो है बता सकते हो। लेकिन वेव के केस में, वेव जो है दैट इज ए स्ट्रेच्ड कंसेप्ट, या फैला हुआ होता है वेव। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वेव का जो है ये इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, इस पॉइंट पे है। ये यू कैन नॉट से कि द वेव इज एट x इक्वल टू इतना, t इक्वल टू इतना। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग वेवलेंथ डिफाइन करते हैं। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दीज टू एस्पेक्ट्स दे आर मूविंग टुगेदर। द वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स आर opposite to each other। Particle is a localized concept and wave is spread। Localized concept का मतलब है we can locate the particle and fix its position at any point in space। However, the wave is a spread concept। We cannot localize a wave
हम नहीं कह सकते कि हमारा वेव जो है t बराबर इतना पे x बराबर इतने पे। हम लोग वेवलेंथ डिफाइन करते हैं, जो दो उन पॉइंट्स के बीच की दूरी है जो सेम फेज पे, चाहे वो क्रेस्ट हो या ट्रफ। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है इन द क्लासिकल केस, इन द क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स से या क्वांटम फिजिक्स से दोनों को कंबाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। दिस वेवलेंथ इज h by mv। यहां पे प्लांक कांस्टेंट जो है वो आ गया। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस when a particle and wave are moving together। जब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तब होता क्या है? What happens when a particle and a wave are moving together? ये दोनों जब एक साथ चल रहे हैं तब क्या होता है? जब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तब सबसे पहला रिजल्ट जो ये होता है कि there arises a limit, there arises a restriction, there arises a lack of determinacy। होता ये है कि जब ये पार्टिकल जो है वेव ग्रुप के साथ मूव कर रहा है तो जिस एक्यूरेसी से हम पहले पार्टिकल के प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते थे, जैसे पोजीशन और उसके मोमेंटम को, ये एक्यूरेसी कम हो जाता है। कैसे कम होता है अभी हम लोग देखेंगे। When a particle is moving with a wave group, then the first thing that arises is that there is a limitation or lack of determinacy in the exact location of the position and momentum of the particle। इससे पहले जब हम लोग कहते थे कि पार्टिकल x बराबर इतने पे है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, मास पता है, तो मोमेंटम इतना है, वेलोसिटी इतना है। अब जो है ये लैक ऑफ डिटर्मिनेंसी आ जा रहा है इसमें। देयर इज ए लैक ऑफ डिटर्मिनेंसी। अब हम उतनी एक्यूरेसी से नहीं बता पाएंगे कि पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम इतना है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन नॉट से, या इस तरह का हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते दैट द पार्टिकल is at x equal to a and has a momentum p equal to mv। ये जो एग्जैक्ट हम वैल्यूज बता रहे हैं ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कैसे आया ये? लेट अस सी। तो यहाँ पे जो है तुमको एक वेव ग्रुप दिखाया गया है जो कि पार्टिकल के साथ चलता है। ये वेव जो है एक वेव पैकेट के फॉर्म में पार्टिकल के साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, अब इस वेव ग्रुप का मतलब क्या है? अगर इससे बेसिक वाला कंसेप्ट तुमने पढ़ा है, इस वेव ग्रुप का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है जो इस वेव ग्रुप के साथ चल रहा है, या ऐसे कहो जो वेव ग्रुप इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, at a given time the particle can be found at any position in the wave group, और जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, ये जो वेव ग्रुप चल रहा है, इस वेव ग्रुप में पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। सो यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट डिटरमाइंड कि पार्टिकल किस पोजीशन पे है। इट हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड एट एनी पोजीशन इन द वेव ग्रुप। You cannot say it is found at this position. The particle can be found at any position in the wave group. Its location is not fixed. उसका location fix नहीं है। So we talk of probability of finding the particle।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पर हम लोग बात करते हैं। वी कैन नॉट से कि यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत कम चांस है यहाँ पर भी हो। तो हम लोग चांसेस की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अब अगर ये वेव ग्रुप एक नैरो वेव ग्रुप हो, मतलब इस वेव ग्रुप को हम श्रिंक कर दे, बहुत छोटा कर दे, देन व्हाट हैपेंस। पहला हम सिचुएशन लेते हैं विद दिस डायग्राम। ये डायग्राम तुमको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। सपोज we have squeeze माने होता है उसको दोनों तरफ से जो है दबा देना, छोटा कर देना। स्क्वीज द वेव ग्रुप, इस वेव ग्रुप को जो है हमने स्क्वीज कर दिया, सो दैट इसका अपीयरेंस सब कुछ इस प्रकार का हो जा रहा है। सी द डायग्राम केयरफुल। इसका जो अपीयरेंस है कुछ इस तरह का हो रहा है। जो ये पहले काफी फैला हुआ था अब नहीं रह रहा है, इसको हमने जो है स्क्वीज कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, स्क्वीज कर दिया इसका मतलब ये है कि जो वेव एस्पेक्ट है, वेव होता है फैला हुआ, स्प्रेड, उसको हम जो है उसको स्क्वीज कर दे रहे, छोटा कर दे रहे हैं। दिस मीन्स फ्रॉम द वेव एस्पेक्ट वी आर मूविंग टू द पार्टिकल एस्पेक्ट, वी आर मूविंग फ्रॉम द स्प्रेड एस्पेक्ट टू द लोकलाइज्ड एस्पेक्ट। लोकलाइज्ड जो है पार्टिकल होता है। तो जब ये वेव जो है बहुत छोटा हो गया, इसको हमने स्क्वीज कर दिया, देन व्हाट हैपेंस, तब होता ये है कि जितना नैरो होगा ये वेव ग्रुप, यू कैन लोकेट द पार्टिकल मोर प्रिसीजली। वेव ग्रुप छोटा हो गया माने पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिस रीजन में थी वो रीजन छोटा हो गया। पार्टिकल जो है इट इज मोर लाइकली टू बी फाउंड, और मोर प्रिसाइजली तुम बता सकते हो पार्टिकल यहीं पे होगा। एक बहुत बड़ा सा रीजन है, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, बताना मुश्किल है। लेकिन ये रीजन अगर छोटा हो जाए तो पार्टिकल कहां पर है ये बताना आसान हो जाता है। सो द प्रेसिजन ऑफ द पोजीशन इन द पार्टिकल बिकम्स एनहांस्ड, वो जो है बढ़ जाता है। इफ द वेव ग्रुप इज स्मॉल देन द वेव एस्पेक्ट, माने वेव का जो प्रॉपर्टी होता है, वेव एस्पेक्ट इज रिड्यूस्ड एंड द लोकलाइज्ड एस्पेक्ट that denotes a particle is more या dominating कह सकते हो। in this case when the wave is squeezed and there is a small region, then the accuracy word नहीं यूज करेंगे, then the precision या then the location or position of the particle becomes more precise। ये जो है ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। you have attained more determinacy in locating the position of the particle। there is more determinacy in locating the position of the particle पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करना अब आसान हो गया। अब जो है हम ज्यादा एक्यूरेटली बता सकते कि भाई हमारा पार्टिकल जो है यहां पर है, क्योंकि वो रीजन जो है वो छोटा हो गया। एट द सेम टाइम अगर हम वेवलेंथ की बात करें, ये जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में डायग्राम दिख रहा है, डेल एक्स स्मॉल डेल पी लार्ज, इस वेव का वेवलेंथ जो है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। इसको हम डिटरमाइन आसानी से नहीं कर सकते। वेवलेंथ तो दिख ही नहीं रहा है। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर इन सेम फेज। यहाँ पे वेवलेंथ जो है इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट कर पा रहे हैं
तो उसका जो वेवलेंथ है, जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है, उसका प्रेसिजन लगभग खत्म हो जा रहा है। तो दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। द वेवलेंथ, हम ये डायग्राम यहाँ पे फिर से दे रहे हैं। ये जो इस वेव का अगर हमको कोई वेवलेंथ निकालने के लिए कहे तो क्लास 5 का बच्चा भी बोलेगा इसका वेवलेंथ नहीं होता। द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज अनडिफाइंड और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्टली। हम इस वेवलेंथ को, इसके वेवलेंथ को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, सीधी सी बात है, नहीं दिख रहा है वेवलेंथ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल का पोजीशन है और उसका जो मोमेंटम है, दोनों का डिटर्मिनेशन एक साथ संभव नहीं है। और इनका चेंज होने का ट्रेंड क्या है, एक का डिटर्मिनेशन, एक का जो पोजीशन की एक्यूरेसी यदि बढ़ रही है तो वेवलेंथ का एक्यूरेसी, वेवलेंथ को जो डिटरमाइन हम कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। द पोजीशन एंड वेवलेंथ are such quantities that cannot be determined with precision simultaneously जो है वो, ये हम दोनों को एक साथ नहीं लोकेट कर सकते। if, या इस केस की अगर हम बात करें, as in the present situation where the position is obtained with accuracy, the momentum is not, yeah, momentum cannot be defined with same accuracy। दोनों को एक साथ हम नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में जो हम मोमेंटम डिटरमाइन करेंगे, दिस मोमेंटम विल हैव ए स्प्रेड। ये जो लैक ऑफ डिटर्मिनेंसी होता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी होता है, इसका मतलब होता है जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, दीज वैल्यूज आर नॉट एग्जैक्ट, दे हैव ए स्प्रेड। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। तुम लोग एरर एनालिसिस करते हो एक्सपेरिमेंट में, एरर एनालिसिस में क्या निकालते हो कि तुम्हारा रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट से कितना स्प्रेड कर रहा है, प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं। जी की वैल्यू निकाला, जी प्लस माइनस इतना, माने हमारा जो रिजल्ट है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो निकाला तुमने, it is not an exact value, it has a spread and it is found in a range. This means that the momentum is found with a spread that denotes the uncertainty in its value, उसके वैल्यू में अनसर्टेनिटी। तो हमारा जो P है, जो मोमेंटम है इस सिचुएशन में, दिस P इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, इट हैज ए स्प्रेड। और इस स्प्रेड को जो है हम लोग डेल P से दिखाते हैं। दिस इज डेल P। Del P is the spread in the value of momentum। ध्यान से समझना, ये पहला पार्ट है तुम्हारे क्वेश्चन का कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं देख सकते। जब ये नहीं समझोगे तो बाकी का भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है। अगर हम दूसरे सिचुएशन की बात करें, हमने वेव को लेकर के जो पहले था उसको लेकर के और हमने फैला दिया। फैला जब दिया तो वेव एस्पेक्ट जो है, जो वेव नेचर है वो बढ़ गया। लेकिन जब हम वेव को फैला दे रहे हैं, उसको और हम स्ट्रेच कर रहे हैं या स्प्रेड कर रहे हैं,
तो पार्टिकल जो नेचर होता है, जो लोकलाइजेशन का जो टेंडेंसी होता है, दैट टेंडेंसी इज रिड्यूस्ड। ये जो तुमको राइट साइड में बड़ा सा फिगर दिख रहा है, जहां पे एक वेव तुमको दिखाया गया है, ये इसमें क्या है, इसमें तुम वेवलेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ये जो वेव पैकेट है, ये अगर काफी एक बड़े एरिया में फैला हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू से कि पार्टिकल कहां पर है। तो उसका जो पोजीशन है, उसमें जो डिटर्मिनेंसी है, उसके पोजीशन में जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी कम हो गया। लेकिन मोमेंटम जो है ये निकालना आसान हो गया, मोमेंटम की एक्यूरेसी बढ़ गई। सो दिस इज द सिचुएशन, this is the first part of your answer, the principle. In the diagram alongside, we see that the wave is stretched मतलब होता है फैला देना, so that the wave aspect is increasing। wave aspect मतलब फैला होना, stretched होना, ये डेल वाला टेंडेंसी ज्यादा होना। and the localization or the particle aspect is decreasing। in this case as seen in the diagram, the wavelength, यहाँ पे देखो हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है। लेकिन इससे पहले वाला जो थ्योरी है वो बताता है कि जो एम्पलीट्यूड से, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, दे आर द मोस्ट प्रोबेबल पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करना मुश्किल है। इन द डायग्राम द वेवलेंथ इज मोर एक्यूरेट और देयर इज मोर determinacy in the value of wavelength of the de Broglie wave। de Broglie wave का wavelength क्या होता है, de Broglie wave, which is the momentum, जो कि मोमेंटम से रिलेटेड है, h/mv। तो अगर वेवलेंथ हम पता कर सकते हैं, वेवलेंथ अगर हम एक्यूरेटली निकाल ले, h कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम हम एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। However, the position of the particle is not clear। There is a large spread in the position of the particle। अगर ये पहला वाला, इससे पहले का थ्योरी तुमने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम लिख देते हैं। The probable positions of the particle are those positions where there are the peaks। तो यहाँ पे देखो तुम, कई जगह पर पीक है, यहाँ पर है सबसे ज्यादा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी कम है। मैंने पार्टिकल सबसे ज्यादा यहाँ पाया जा सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्टली कि पार्टिकल कहां पर है। तो यहाँ पे इन नटशेल हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारा मोमेंटम या वेवलेंथ फिक्स हो गया, या वेवलेंथ एक्यूरेटली डिटरमाइन हो गया, पोजीशन अनसर्टेन हो गया, पोजीशन की वैल्यू में जो है स्प्रेड आ गया। सो दीज टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड बाय ए इनवर्स रिलेशनशिप। द पोजीशन एंड मोमेंटम वैल्यूज आर रिलेटेड by an inverse relation। ये दोनों अलग अलग रिलेशंस हो गए। ये दोनों का जो अनसर्टेनिटी, या ये दोनों जो है, दे आर रिलेटेड इन ए इनवर्स मैनर। द पोजीशन एंड मोमेंटम वैल्यूज ना कहें इसको, वैल्यूज इज नॉट द करेक्ट टर्म। अनसर्टेनिटीज आर
related by an inverse relation. Uncertainty माने del x and del p, del x and del p spread या uncertainty को बताता है. So this is the first part of the famous uncertainty principle. बच्चे ये पूछते हैं कि ये जो है ये रिलेशन कैसे आया, तो ये रिलेशन इसी प्रकार से आया. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो दिस इज द फेमस हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इसका पहला पार्ट. डेल एक्स डेल पी इज, ये एच बार कैसे आया, दैट इज द गॉसियन फॉर्मलिज्म, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में. दिस इज द फेमस अनसर्टेनिटी रिलेशन. ये क्या कह रहा है कि ये जो पोजीशन एंड मोमेंटम वैल्यू अनसर्टेनिटीज हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन ए इनवर्स मैनर. इनवर्स मैनर माने प्रोडक्ट के रूप में. एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये कांस्टेंट है. मींस एक अगर बढ़ता है, डेल एक्स अगर बढ़ता है तो डेल पी घटेगा, डेल पी अगर बढ़ता है तो डेल एक्स घटेगा. अगर पोजीशन एक्यूरेट है, एकदम एग्जैक्टली हमने बता दिया पोजीशन ये है, इसका मतलब है डेल एक्स जीरो है, देयर इज ए लार्ज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इनफाइनाइट है, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ द फ्री पार्टिकल. अगर डेल पी जीरो है, मोमेंटम एग्जैक्टली निकाल लिया तो उसका पोजीशन का पता नहीं है, हाईली अनसर्टेन जो है वो उसका पोजीशन है. सो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार का है. हम दो एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा डेल एक्स अगर डेल एक्स इज जीरो, then in this case this implies that the uncertainty in momentum in sorry uncertainty in position uncertainty in position is zero, or the position is exact, then the momentum has infinite uncertainty from this relation. मैंने इसका मोमेंटम हम पता ही नहीं कर सकते अगर पोजीशन जो है हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि वेवलेंथ जो है इसका पता ही नहीं चल पाएगा, जो पहला वाला सिचुएशन. ठीक है. इसी तरह से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर डेल पी जीरो होगा तो क्या होगा. अगर मोमेंटम हमारा एग्जैक्ट हो गया, मोमेंटम में कोई स्प्रेड या अनसर्टेनिटी नहीं है, तो पोजीशन इज हाईली इनडिटर्मिनेट, हाईली इट इज अनसर्टेन. अनसर्टेनिटी उसमें सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है. So this is the first part, this is the essence of what you call is the famous Heisenberg uncertainty principle. कि पोजीशन और मोमेंट, इसमें और भी इसके एप्लीकेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पहला पार्ट है, द फर्स्ट वन. अब आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर कि हम लोग जो है क्यों नहीं देख पाते इलेक्ट्रॉन को. एंड दिस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है कंसिक्वेंस. क्या, कैसे कंसिक्वेंस है, लेट अस सी. The next part of uncertainty
प्रिंसिपल, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, दिस इज द प्रिंसिपल दैट रूल्स द एंटायर क्वांटम मैकेनिक्स। ये पूरे क्वांटम मैकेनिक्स को जो है ये रूल करता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी, जहां पर भी क्वांटम पार्टिकल्स है, जहां पर भी एटॉमिक पार्टिकल्स की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, you cannot escape the uncertainty principle. So let us see the next result of this uncertainty principle. इसका दूसरा रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट जो है ये बताता है, you cannot determine simultaneously the position and the momentum of the particle. इसके और भी वेरिएंट्स है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर। तो जब भी हम लोग पोजीशन मेजर कर रहे हैं, एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी क्वांटिटीज जो हैं, दीज क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट से आते हैं। मेजरमेंट माने खाली फीते से मापना नहीं होता है, तराजू में 5 किलो आलू तोल लिए इसका मतलब नहीं होता। मेजरमेंट मीन्स यू आर ट्राइंग टू गेट ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो है, अब देखो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुमने अभी पढ़ा, पहला पार्ट, ये दो एस्पेक्ट्स को लेके है। मैटर के दो एस्पेक्ट्स है, एक पार्टिकल है, एक वेव प्रॉपर्टी है, और ये दोनों एक साथ है, इसी का रिजल्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज नेचुरल थिंग, ये नेचुरल है, ये जो है तुम्हारा किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम को निकालना चाहते हैं, दिस मीन्स वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं, और ये मेजरमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, तुम अगर किसी चीज को तौल रहे हो तो क्या करोगे? हवा में तो तौलोगे नहीं, तुम उस ऑब्जेक्ट को उठाओगे, उठा के रखोगे मशीन के ऊपर, तौलने वाला जो मशीन है या तराजू है, फिर उसमें देखोगे कि कितना नंबर आ रहा है लिख करके। यू वांट टू गेट दोज नंबर्स। तो whenever you are measuring something, you are interacting with the system, और ये इंटरैक्शन करता क्या है? ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो यहां पर हम लोग जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं, द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट part of the uncertainty principle, uncertainty principle is that the wave that when the wave and particle aspects are moving together, या जब हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, there is a natural phenomena that wavelength and momentum position, wavelength कहो या momentum कहो, wavelength और momentum और the position, यहाँ पे and और एक बहुत बड़ी बात है, and the position and और हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव इवेंट्स। एक में एंड लगाते हैं, एक में और लगाते हैं, एक का मतलब प्लस होता है, एक का मतलब मल्टीप्लाई होता है। वेवलेंथ और मोमेंटम एंड द पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। सेम टाइम में हम एट द सेम टाइम, या इसको हम कहे एक्यूरेटली टुगेदर, उतना झंझट नहीं करते, टुगेदर लिख देते, एक साथ दोनों को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। एंड दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना।
दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना। ये कहीं से जो है इंड्यूस करके कोई नहीं बता रहा है, नेचर का पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट of the uncertainty principle is associated with the process of measurement। मेजरमेंट के प्रोसेस से ये रिलेटेड है। and this is how it forms the heart of the quantum physics of every type, of every branch। this the above statement of uncertainty principle is the essence of measurement hypothesis, measurement process। कैसे ये जो है मेजरमेंट प्रोसेस का है एसेंस है। when we measure something, measure some quantity, मान लो पोजीशन और मोमेंटम की ही बात करते हैं। measure some quantity like position and momentum, we are interacting with the system and as a result of the interaction we get some numbers, हमको कुछ नंबर्स मिलते हैं। तुम फीते से एक टेबल का माप लो या किसी चीज का माप लो, तुमको एक रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रोसेस में जो है तुम फीता लेकर के उस टेबल से जिसको तुम माप रहे हो उससे इंटरैक्ट कर रहे हो। इस इंटरैक्शन का रिजल्ट एक नंबर होता है। तुम बोलते हो हमारा टेबल जो है 5 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको टच कर रहे हैं या इससे किसी भी तरह का इंटरैक्शन कर रहे हैं और इस इंटरैक्शन से हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर एक पार्टिकल है, कुछ मास है, उसका कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम उसका मोमेंटम निकालते हैं। तो मोमेंटम निकालने के लिए भी हमको एक इंटरैक्शन की जरूरत होती है। हम लोग कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, वो पार्टिकल जो है जो एनर्जी और मोमेंटम लेकर के चल रहा है, इट इज इंटरैक्टिंग विथ समथिंग, एंड हम लोग इनडायरेक्ट कैलकुलेशन से निकालते हैं कि भाई इसका एनर्जी, इसका मोमेंटम इतना था। एंड दिस इज द सेम प्रोसेस दैट अप्लाइज टू द मैकेनिज्म ऑफ विजन। जो हम लोग देखते हैं, इट इज ऑल्सो ए मेजरमेंट प्रोसेस। अब ये मत समझ लेना कि तुम अपना आंख खोल के जो है जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस पर चिपका दे, तो ऐसा नहीं है। Actually, your eyes are interacting with that object via photons। ये फोटोन्स जो है उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, और ये फोटोन्स फिर तुम्हारी आंख पर जो है आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं। स्कैटर्ड फोटोन्स जो है वो दे आर इंटरेक्टिंग विथ योर डिटेक्टर, विथ योर आईज, एंड यू कैन सी। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन प्रोसेस। This is also a measurement process. The mechanism of vision is also a measurement process। और इसी मेजरमेंट प्रोसेस में जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है। द मैकेनिज्म ऑफ विजन और सीइंग is also a measurement process where the detector is our eyes, and the interaction is caused by फोटोन्स के द्वारा इंटरेक्शन हो रहा है। फोटोन्स के द्वारा जो है हम लोग देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट। सो इट इज ऑल्सो इंटरेक्शन।
अभी इंटरेक्शन फोटोन्स के द्वारा हो रहा। अब समझो यहाँ पर फोटोन्स जो है दे आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत इंटरेस्टिंग भी एक टॉपिक है। दे आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट, उनका रेस्ट मास 0 होता है। तुम अभी जहां पर बैठे हो तुम्हारे सर के ऊपर अगर लाइट जल रहा है या तुम धूप में बैठे हो, तुम्हारे ऊपर जो है अरबों खरबों फोटोन्स आकर के जो है टकरा रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि फोटोन्स आके मेरे ऊपर गिर रहे हैं। वो लेजर वेजर होगा तो कभी पता चलेगा। लेकिन यही फोटोन जिसके इंटरेक्शन से हम अपने चारों ओर की चीजों को देख रहे हैं, यही फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास, ध्यान देने वाली बात है, ये जो है 10⁻³ kg का होता है। ठीक है, these photons are these photons do not affect any object on the classical scale। हमारे तुम्हारे सर के ऊपर करोड़ों फोटोन्स, करोड़ों से भी ज्यादा फोटोन्स जो है बरस रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ये क्लासिकल स्केल पर कोई इफेक्ट नहीं करता, बट ड्यू टू दीज फोटोन्स we can see the objects around us। अब क्वेश्चन ये है कि यही फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है तब क्या होगा? What happens when this photon interacts or is incident on an object like electron? क्या होगा यहाँ? इसी को स्टडी करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट की बात किया, जिसमें इन्होंने एक हाइजेनबर्ग माइक्रोस्कोप कहा। एक माइक्रोस्कोप ये थॉट एक्सपेरिमेंट। माइक्रोस्कोप तुम सब लोग समझते हो, माइक्रोस्कोप जो है कोई अद्भुत चीज नहीं है। देखा है माइक्रोस्कोप लैब में। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा कि एक जो है हमारा माइक्रोस्कोप है, व्हिच इज जिसको इन्होंने जो हाइजेनबर्ग माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये भी तुमको टेक्स्ट बुक में जो है मिल जाएगा इसका डायग्राम। ये कुछ इस प्रकार का। दिस इज ए थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट माने ये जो है इट इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन परफॉर्म्ड इन द लैब। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक थॉट एक इमेजिन किया गया कि इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते कैसे, वहां पर भी यही प्रोसेस होता है। लाइट वहां पे रहता है, वो लाइट जो ऑब्जेक्ट पे आके गिरता है, बैक्टीरिया पर, कोरोना वायरस पे आके गिरता है, और वो जो है आईपीस लाइट को कलेक्ट करता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और वो आईपीस में जो है एक इमेज बनाता है, हम लोग देखते हैं। दिस इज अनदर अल्टरनेटिव डायग्राम। तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जो है इंसिडेंट फोटोन, इट इज इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका मास 10⁻³ kg का है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन। यहां पर भी हम लोग देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है। अभी पहले बता ले, मान लो तुम्हारा जो लाइट है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, और उसका हर एक फोटोन जो है उसका मोमेंटम क्या होगा? h लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, तो वहां पे जो है मोमेंटम इसका हो जाएगा h/λ। ठीक है,
ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम लेकर के एक फोटोन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे गिर रहा है। सपोज ये दोनों डायग्राम को हम एक तरफ कर देता हूं, नहीं हो रहा। सपोज we have a light source that emits light of wavelength lambda। लैम्डा वेवलेंथ का जो है लाइट ये एमिट कर रहा है। लैम्डा, so that each photon in this light, लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझने के लिए ठीक है, उसका जो वेवलेंथ है such that each photon in this light has a momentum h by लैम्डा, उसका जो है मोमेंटम है। ठीक, जब ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा, क्योंकि इसका मास 10⁻³ kg का है। So there arises an uncertainty in the position of the इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में एक अनसर्टेनिटी आ जाता है। एज ए रिजल्ट हम लोग जिसको देखना कहते हैं, हमारे सामने बैग है, बोतल है, लोग है, दिख रहा है, हमको ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है। इंस्टेड we can observe a pattern similar to the diffraction pattern. The moment the photon interacts with the electron is shifted from its position, ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन is a particle with mass 10⁻³ kg, or it is a quantum, और तुम्हारी भाषा में small particle. Due to this shift in position, there is an uncertainty in position, and we cannot see the electrons in the way same as the objects around us. हम जैसे बाकी चीजों को देखते हैं वैसे हम इसको नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इंटरेक्शन हुआ इसका पोजीशन चेंज हो गया। अब इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे है, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाकी कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसको हम लोग एक और लेक्चर में देखेंगे कि इसके और कंसिक्वेंसेस क्या है।